देखो, कल हम लोगों ने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को बहुत विस्तार से पढ़ा था। आज हम लोगों को उपभोग का दूसरा नियम, जिसे गोसेन का सेकेंड लॉ भी कहते हैं, जिसे हम सम सीमांत उपयोगिता के नाम से जानते हैं, उसका अध्ययन करना है। इसे हम अनुपात का नियम, प्रतिस्थापन का नियम, किसी नाम से भी कहो, संबोधित कर सकते हैं। सम सीमांत उपयोगिता नियम वास्तव में अधिकतम उपभोग का भी नियम है, इसलिए कि यह वह विधि बताता है जिससे उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सकता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम का अभिप्राय यह है कि उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि उसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं आपस में बराबर हों, ताकि कुल उपयोगिता अधिकतम हो सके। ध्यान दीजिए सेंटेंस पर। अभी मैंने कहा कि विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करे कि उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं बराबर हो। अब हम फिर दूसरा सेंटेंस बोल रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। उपभोक्ता अपनी आय की प्रत्येक इकाई को, यानी विभिन्न वस्तुओं पर व्यय की जाने वाली मुद्रा की जो इकाई है, उसे वह इस प्रकार व्यय करता है कि सभी मदों पर जो वह व्यय करता है, उस पर व्यय की जाने वाली मुद्रा की अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं आपस में बराबर हो। फिर ध्यान दीजिएगा, बात बदल गई है, वह है नहीं जो पहले मैंने बताया था। पहले हम सीधे कह रहे हैं कि वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं आपस में बराबर हो। अब हम कह रहे हैं कि वस्तुओं पर व्यय की जाने वाली मुद्रा की जो अंतिम इकाई है, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं बराबर हो, अर्थात वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं और कीमत का अनुपात ये इकाई के बराबर हो, और सभी वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं और कीमत का अनुपात इकाई के बराबर हो, और वह सभी सीमांत उपयोगिताएं मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो, जिसे हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। अर्थात संतुलन के लिए जरूरी है कि अगर x वस्तु है तो उसकी सीमांत उपयोगिता x, उसकी कीमत px, यह बराबर हो y वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे y वस्तु की कीमत, और यह बराबर हो सीमांत उपयोगिता मुद्रा की, और यह बराबर हम किसे कहते हैं, लैम्डा की। सीमांत उपयोगिता मुद्रा की उसे किसमें व्यक्त करेंगे, लैम्डा के। तो संतुलन के लिए जरूरी है कि यह शर्त पूरी हो, ठीक है, बराबर हो लैम्डा। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या कितनी चीज देखनी है, x वस्तु पर मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत, y की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत, यह बराबर होना चाहिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, और उसे हम व्यक्त करेंगे लैम्डा में। तो संतुलन में यह अनिवार्य है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता और वस्तुओं के सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात दोनों बराबर हो, ठीक है। अब हमको ये सारी बातें ध्यान में रख करके हम यह भी आगे बात कर लेते हैं कि ऐसा होने में अन्य बातें समान रहें। अन्य बातें मतलब उपभोक्ता की आय दी हुई हो, x और y की कीमतें आपको पता हों, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मान ली जाती है। इन सब के बाद अब हम देखते हैं कि कैसे हम इस सिद्धांत के द्वारा उपभोक्ता की संतुष्टि को अधिकतम कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसी से आपका विशेष मतलब है। अब आप देखिए कि मान लीजिए यहाँ एक x वस्तु है, यहाँ एक हम और मान लेते हैं, मान लीजिए उपभोक्ता की आय y, ये दी हुई है 24 रुपया। कितना है, मान काल्पनिक ही फिगर है, इससे कोई बहुत मतलब नहीं है। दो वस्तुओं में एक px है, x की कीमत है 2 रुपया, एक py है, y की कीमत है 3 रुपया। यह x वस्तु हो जाएगी और ये y वस्तु हो जाएगी, ठीक, इतना हम मान लेते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए, यह मुद्रा की व्यय की जाने वाली इकाइयाँ हैं, इसे हम यूनिट्स लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ x की यूटिलिटी लिख देते हैं, उपयोगिता लिख देते हैं, यहाँ y की यूटिलिटी लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, और यहाँ हम लिख देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी
ऑन एक्स और वाई दोनों वस्तुओं पर जो व्यय की जा रही मुद्रा उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होगी। सबको एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो ये मान लो एक्स वस्तु है, इसको हम 20, ये जो फिगर लिखी जा रही है जानबूझ करके ऐसी फिगर लिखी जा रही है ताकि हमारा रिजल्ट हमारे अनुरूप आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ भी लिख दोगे तो तुम आराम से कर लोगे, तुम्हें समझना पड़ेगा क्या लिखेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो 20, 18, 16, 14, 12, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब हमें कुल मुद्रा की 6 इकाइयाँ खर्च करनी है, 2, 3, 4, 5 और वाई से जो उपयोगिता मिल रही है वो 24, 21, 18, 15, 12 और 6, ठीक है। ये मिले। अब देखो क्या है, यह दो वस्तुएं हैं जिससे मिलने वाली उपयोगिताएं हैं। एक तो हम सामान्य सी बात कर सकते हैं, यहाँ अब हम इन पर जो हमको उपयोगिता मिल रही है इसके हिसाब से अब हम इनकी सीमांत उपयोगिताएं मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त करेंगे, MUX बटे PX कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, MU यम, पीछे ऊपर लिखा था हम लोगों ने। तो अब यहाँ क्या करोगे, 20 बटे क्या करोगे 2, यहाँ क्या मिल जाएगा, फिर 20, 18 बटे 2, फिर यहाँ चेक करते रहना गड़बड़ा जाए। ठीक है, फिर यहाँ क्या करोगे इसी तरह से 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 3 छः 3 25, 3 चौ, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो दोनों वस्तुओं पर व्यय की जाने वाली मुद्रा की अंतिम इकाई अर्थात यहाँ अगर देखो तो ये 5 बराबर है और यहाँ देखो तो ये 5। इसका मतलब क्या है कि इसकी 6 इकाई जो है अगर इस्तेमाल करते हो x की तब वो सीमांत उपयोगिता कितनी होती है 5, और इसकी 1, 2, 3, 4 करते हो तब सीमांत उपयोगिता 5 होती है। इसका मतलब कि अगर हम x की 6 इकाई और y की 4 इकाई का इस्तेमाल करते हैं तो उन सीमांत इकाइयों से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो मौद्रिक उपयोगिता आपस में क्या होगी, तो उस पर व्यय की जाने वाली मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। ये ध्यान देना जरूरी है कि विभिन्न वस्तुओं पर व्यय की जाने वाली मुद्रा की अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं आपस में बराबर होनी चाहिए। ये पूरे सीमांत उपयोगिता नियम में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंट ऑन ईच आइटम विच इज बीइंग कंज्यूम्ड मस्ट बी इक्वल। जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स हमको अगर तय करना है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम व्यय कर रहे हैं पैसा उसकी अंतिम इकाई सभी पर जो व्यय की जा रही है उसकी सीमांत उपयोगिता कैसी होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ये इतनी चीज़ें हम मान लेते हैं सुविधा के लिए कि अब यहाँ देखो अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या हमारी 24 रुपये की आय खत्म हो जाएगी। 6 इकाई जब आप खरीदेंगे x की तो 6 दूनी 12 रुपया ना, और जब आप 4 इकाई खरीदेंगे y की तो 4 तिहाई 12 रुपया, और जब दोनों 12 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 24 रुपया। इसका मतलब आय आपके पास जो है वो पूरी खत्म हो जाएगी। और यदि आपने इस पैटर्न पर उपभोग किया तब आपको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। यहीं आप यह भी देख सकते हैं कि यदि यह पैटर्न ना फॉलो करें, जैसे मान लो हम सारा पैसा कहाँ खर्च कर दें, दूसरा कोई हम टेबल बनाएं और सारा पैसा केवल एक ही वस्तु पर खर्च कर दें, तो इसके बाद देखो 10 के बाद अगर ज़्यादा इसी को खर्च करो बजाय 4 वहाँ खर्च करने के, तो इसकी उपयोगिता 10, 6, 4 घटती जाएगी और जोड़ोगे तो कुल फिगर क्या होगी
घटेगी। लेकिन इसके बाद 6 यहाँ करने के बाद अगर तुमने यहाँ शुरू किया करना तो 24, 21, 18 इससे बहुत ज़्यादा संख्या है ना, वो जुड़ेगी तो ज़्यादा उपयोगिता बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार अपने आय को आवंटित करते हैं तो हमें कुल उपयोगिता अधिक प्राप्त होती है, और यदि ऐसा हम नहीं करेंगे तो हम अपने संतुष्टि को अधिकतम नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? इसी समय आप यह देखिए, जो बात जरूरी है वो यह है कि संतुलन के लिए, अच्छा पहले इसका हम चित्र बना लेते हैं ना। उधर बनाए क्या इसको देखना कवर कर रहा है, देख ना कटे ना। तुम लोग बात नहीं मानेंगे। अब सही है, दिख रहा है ना? तो अब ये देखो कि यहां हम इसको क्या करेंगे, ये मान लो कि मार्जिनल यूटिलिटी या मनी है यहाँ भी, और यहाँ x की यूनिट है और यहाँ y की यूनिट, ठीक है। और ये तुम्हारा लैम्डा है, वही 5, दोनों में लैम्डा कितना है, यहाँ भी यहाँ कितना है 5 है, तो यहाँ भी 5 है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो सीमांत उपयोगिता आ रही है वो ऐसे होगी, और यहाँ कैसी होगी, ऐसे। ये मार्जिनल यूटिलिटी x की है, ये मार्जिनल यूटिलिटी किसकी है, y। x की सीमांत उपयोगिता और y की सीमांत उपयोगिता। यह मुद्रा, उस पर व्यय की जाने वाली छठी इकाई की जो मुद्रा की इकाई है उसकी सीमांत उपयोगिता, और इसकी सब आपस में कैसी होंगी, बराबर। तो यहाँ ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का 5 है दोनों में, तो इसकी 6 इकाई पर 5 होती है और इसकी 4 इकाई पर प्राप्त होती है। और इस चित्र को हम बना लेंगे, इसे कहेंगे सम सीमांत उपयोगिता नियम को चित्र के द्वारा प्रस्तुतिकरण। तो जो बात आपने टेबल में पढ़ी उसी बात को हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसे व्यक्त कर लेंगे, ठीक है। इसमें कहीं भी आपको किसी तरह कंफ्यूजन हो, 3-4 लाइनें आप ध्यान से सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला ये कि उपभोक्ता की आय उसको पता है कि उसे जो खर्च करना है। वैसे भी हम जब कोई भी विश्लेषण करते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि वो सर्टेनिटी कंडीशंस होती हैं, निश्चितता की दशाएं होती हैं, वो सब कुछ जानता है। क्या करते हैं, वो सब पता है। अगर उपभोक्ता को सब मालूम है तो उसका सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ ज्ञात है। तो ये सम सीमांत उपयोगिता नियम में पहली बात यह है कि सारी मान्यताएं एक बार ध्यान देनी है। सब पता है, उपभोक्ता की आय पता है, x की कीमत पता है, y की कीमत पता है, सारी चीज़ें उसे ज्ञात है। ऐसे में वो अपने संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है। तो संतुष्टि को अधिकतम करने के प्रयास में वह क्या करता है कि विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं आपस में बराबर हो जाएं। एक तो बहुत सामान्य सी बात है जिसमें हम मुद्रा को शामिल नहीं करते हैं। दूसरा, इसको और बेहतर टेक्निकल बनाने के लिए क्या करते हैं कि मुद्रा की जो अंतिम इकाई होती है वो चाहे जितनी वस्तु आप खरीदिए, यहाँ 2 ही लिखा हुआ है ना, 3 4 5 कुछ भी कर लो, x y z सब कर लो, तो सब पर जो मुद्रा की अंतिम इकाई व्यय हो रही होगी उसकी सीमांत उपयोगिताएं कैसी होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर वो उस पर व्यय की जाने वाली मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हर जगह बराबर है तो इसका मतलब कुल उपयोगिता कैसी होगी, अधिकतम होगी। तो सीमांत उपयोगिता मुद्रा की यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तीसरे में 5 हो जाए, चौथे में 5 हो जाए, पाँचवें में 5 हो जाए, तो फिर क्या करेंगे हम उसको, तो समझेंगे कि हमारी कुल उपयोगिता अधिकतम हो रही है। तो हमने उसको इस तरह से, अगर मान लो 3 आइटम होते तो क्या करते, यहाँ ऐसे खींच इसको हम फिर आगे ले जाते, तीसरा 4 होता तो क्या करते, चौथा, ऐसा कर लेते हम, उसमें बढ़ते चले जाते। अब इसका दूसरा प्रश्न है कि समसीमांत उपयोगिता नियम से मांग का नियम कैसे भी उत्पन्न होता है। बहुत आसान है, किताब में कैसा है इसके चक्कर मत जाइए, सिर्फ आपको ध्यान से वह बात समझनी है जो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है।
इसमें नोट्स में भी लिखा है, रुकिए बढ़ा दें, इसको भी मत पढ़िएगा, यह भी आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन यह है कि जो हम बताएंगे उसको ध्यान दीजिएगा। चलो, इसमें है लेकिन पढ़ सकते हो तुम, ऐसा नहीं है। समझना क्या है तुमको, अभी जितना पीछे समझे हो उसको ही फोकस करो। उपभोक्ता की आय पता है, एक्स और वाई की कीमतें पता हैं, और ये हमको अच्छे से पता है कि संतुलन कहाँ होता है। संतुलन एम यू एक्स बटे पी एक्स बराबर एम यू वाई बटे पी वाई बराबर एम यू एम, या इसी को हम क्या कहते हैं, क्योंकि इसी इतने में सारा जादू छिपा है। अगर यह समझ में आ गया तो फिर बाकी को समझने की जरूरत नहीं है। अब कह रहे हैं कि अन्य बातें समान रहें, सब कुछ ठीक ठाक रहे, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहे, वाई वस्तु की कीमत स्थिर रहे, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन ना हो, और यदि मान लो एम यू एक्स बटे पी एक्स बराबर, हम केवल एक की बात करते हैं, लैम्डा। सब कुछ हमने स्थिर मान लिया है, बस केवल इसमें परिवर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसमें परिवर्तन कर रहे हैं, और चित्र को हम यहाँ ऐसे दिख रहा है, उसमें थोड़ा सा करना इधर दिख रहा है ना पूरा, जी जी, बताना जो करेगा, एम यू एक्स बटे पी एक्स बराबर लैम्डा। ये एक्स वस्तु को लेकर के संतुलन है, जैसे वहाँ पीछे बनाया था ना, एक्स अलग बनाया वाई अलग बनाया, तो एक्स का ए जगह हो गया वाई का ए जगह। अब हम वाई को मान लेते हैं स्थिर है, चलो एक्स की बात करते हैं कि ऐसी स्थिति है तो क्या होगा। तो क्या होगा, अब अगर मान लो वाई स्थिर है, वाई का कीमत यानी इनकम स्थिर है, वाई वस्तु का मूल्य स्थिर है, और यदि मान लो कि एक्स सस्ता हो गया, क्या हो गया, एक्स का मूल्य घट गया, तो अगर एक्स का मूल्य घट गया तब क्या होगा, तब ये जो लैम्डा और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक, ये मान लिया गया है। तो अगर एक्स सस्ता हो गया तो जाहिर सी बात है कि एम यू एक्स की जो वैल्यू होगी पहले से, वो इससे ज्यादा हो जाएगी। तुम बताओ, अभी क्या था कि ये वैल्यू जो थी वो इसके बराबर थी, यानी यह भी 5 था और यह भी कितना था, 5 था। अब अगर इसमें, और 5 कैसे आया था, यहाँ तुमने 10 में 2 का भाग दिया था, अब अगर इसमें तुम 10 में 1.5 का भाग दोगे तब क्या होगा, 5 से ज्यादा आ जाएगा ना कि कम आएगा, जोर से बोलो यार। 10 में 2 का भाग दिए थे तो कितना आया, और 10 में 1.5 का भाग दो कितना आएगा, अरे 6 1.5 9 होता है, तो पक्का है कि 5 से तो ज्यादा ही आएगा ना। अगर 5 से ज्यादा आएगा तो दोनों बराबर कैसे रहेगा फिर ना। यही लाइन तुमको याद रखने वाली है, इसलिए चिल्ला चिल्ला बता रहे हैं कि अगर ये 5 से कम हो जाएगा, ये देखो यह है एम यू एक्स बटे पी एक्स था, ठीक है, और यह लैम्डा था जो कितना था, 5 था, और यहां हम उपभोग कर रहे थे, ठीक है। अब समस्या ये हो गई है कि लैम्डा कम हो गया, ज्यादा हो गया है, ये कम हो गया है। शर्त यह है कि मुझे रहना उसी संतुलन पर है, यानी लैम्डा हमको 5 ही बनाए रखना है। तो अगर लैम्डा 5 ही बनाए रखना है तो क्या करना होगा, तो करना ये होगा कि हमको उपभोग x का ज्यादा करना होगा। जब ज्यादा उपभोग करेंगे तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी, घट जाएगी ना। तो अभी जो ये 10 में हम 1.5 का भाग दे रहे थे, तब कितने में देंगे, 7.5 हो जाएगी, और तब उसमें 1.5 का भाग देंगे, तब कितना आएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपको लैम्डा की वैल्यू मेंटेन रखनी है तो आपको सीमांत उपयोगिता घटानी पड़ेगी,
इस लाइन पर फोकस करिएगा। और सीमांत उपयोगिता घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका अधिक उपभोग करना पड़ेगा। यार यही तो मांग का नियम है, कीमत घटेगी तो मांग क्या होता है, बढ़ जाती है, यही तो कहना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ x1 उपभोग कर रहे थे तो अब कितना करना पड़ेगा, दूसरा MUX2 बटे PX2, ये कितना हो जाएगा, इतनी मात्रा करनी पड़ेगी। फिर अगर आप चाहते हैं तो क्या करना होगा, MUX3 बटे PX3, और ये मात्रा क्या हो जाएगी, X3। नीचे आ रहा है कि नहीं, है? आ रहा है, आएगा। अब देखो एकदम नीचे नहीं आएगा, एकदम नीचे। अच्छा इतना समझ गए तुम ना, उसको ऊपर मिटा देते हैं। देखो पूरा फिर से बनाते हैं, इतना समझ में आया कि नहीं आ रहा तुमको, ये देखो इधर तुम्हारा लैम्डा है, इधर x यूनिट, सर इधर कट रहा है, किधर कट रहा है, इधर चलिए हम इधर बनाएंगे। अरे अभी नहीं कर देंगे सर, आ रहा ठीक है। अब ये x हो गया। अब देखो ये लैम्डा है तुम्हारा, यहाँ ये जो है वहाँ बनाए थे हम लोग पहले, x1 है, MUX बटे PX1 है। तो यहाँ तक सही है ना। अब हमने तुमसे कहा कि हमको ये लैम्डा की वैल्यू 5 मेंटेन करनी है, 5 ही रहनी है। तो 5 ही रहने के लिए जरूरी क्या करना है हमको, कि जाहिर सी बात है कि हमको सीमांत उपयोगिता को कम करना है। और सीमांत उपयोगिता कम कब होती है, जब हम ज़्यादा उपभोग करते हैं, ठीक है, इसका हम ज़्यादा मांग करते हैं। तो ये क्या हो गया, दूसरा तुम्हारा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। ये देखो x2 और x3, यहाँ MUX बटे PX2, MUX3 बटे PX3। अब हम क्या करते हैं, इसी को जैसे ये है, इसी को हम नीचे यहाँ गिरा देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कीमत ज़्यादा थी, यहाँ कीमत और कम हो गई, यहाँ कीमत और कम हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ ये कीमत, यहाँ ये कीमत, यहाँ ये। तो P1, P2 और P3, अब ये क्या हो गई, डिमांड रेखा हो गई। तो हम आराम से सब सीमांत उपयोगिता नियम में अन्य बातें संभाल रहे हैं। उपभोक्ता की आय स्थिर रहे, y के मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो, तो x के मूल्य में परिवर्तन करके हम सरलतापूर्वक ज्ञात कर सकते हैं कि मांग की रेखा कैसे व्युत्पन्न होगी। क्योंकि MUX बटे PX बराबर लैम्डा को हर हाल में मेंटेन करना होता है, और ये तभी मेंटेन हो सकती है जब हम x की मात्रा का ज़्यादा उपभोग करें। और इसे ही मांग का नियम कहते हैं, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ जाएगी। इस तरह यह सम सीमांत उपयोगिता नियम की कंप्लीट बहुत संक्षेप में व्याख्या है। जहाँ तक मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर रखने की बात है, वो आप जानते हैं कि वह मान्यता है, और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती है, ठीक है। रही बात कुल व्यय के स्थिर होने की, तो जब आपका मांग की लोच इकाई के बराबर होता है, तभी आप जानते हैं कि आपका कुल व्यय स्थिर रहता है। अर्थात जिस रेशियो में मूल्य बदलता है, उसी रेशियो में मांग भी क्या होती है, बदल जाती है। तो उस पर कुल व्यय उस पर स्थिर रहता है, मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। ये हम तब डिटेल पढ़े जब हम मांग की लोच पढ़ेंगे। तो ये समसीमांत उपयोगिता नियम किसे कहते हैं, और इसकी व्याख्या क्या है, इससे हम मांग की रेखा कैसे व्युत्पन्न करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखा। ये परीक्षा में जरूर आएगा 100%, ठीक है। ये इस नोट्स में पूरा डिटेल भी है, आप इसको उससे भी नोट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि जो आपको सेंटेंस बताया हमने, उस पर फोकस करिएगा, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं समझेंगे तब तक बाकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखते हैं और क्या है इसमें।
बस ठीक है, वो मुख्य सारी बातें वही है। हाँ, एक चीज़ जानने और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जैसे स्थिर रहने की बात है तो कभी कभी तब भी रहती है, यानी आप ये कह सकते हैं कि मूल्य बदलने से बहुत प्रभावित नहीं होती। वो तब होता है जब बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इनकम इज बीइंग स्पेंट ऑन एनी पर्टिकुलर आइटम, जैसे नमक है, माचिस है, बटन है, इस पर इतना कम आप अपने आय का हिस्सा खर्च करते हैं। सुई है कि उसका दाम चाहे जितना बढ़ जाए बहुत जल्दी उस पर आप रिएक्ट नहीं करते। जैसे सुई अगर 1 रुपये मिलती है 2 रुपये की हो गई, तब आप नोटिस ही नहीं करते, जबकि ईमानदारी से 1 रुपये से 2 रुपये हुआ तो मूल्य कितना % बढ़ गया? 100% बढ़ गया। और पेट्रोल का दाम अगर 5% बढ़ता है तो आप हाय तवा मचा देते हैं भाई, इसलिए कि वो 80 रुपये में बढ़ता था, आपको लगता है ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, और सुई आप कभी कभार गलती से खरीदते हैं, पेट्रोल रोज़ आपको चाहिए, दिन भर घूमना है, कोई काम तो है नहीं, तो तेल तो फूकेगा ही फूकेगा। तो हमारी आय का ज़्यादा पैसा जहाँ खर्च होता है वहाँ हमको मूल्य में वृद्धि ज़्यादा परेशान करती है। जैसे रोज़मर्रा की वस्तुएं महंगी हो जाएं, शिक्षा महंगी हो जाए, स्वास्थ्य महंगा हो जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए, डीजल महंगा हो जाए, तो अक्सर आप देखें इसी के सरकार के खिलाफ हल्ला भी मचता है। बाकी छोटी मोटी चीज़ों को कहाँ कोई नोटिस करता है किसका दाम, सब्जी महंगी हो गई तो टमाटर महंगा हो गया तो तुरंत हल्ला हो जाता है, प्याज महंगी हो गई तुरंत हल्ला हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इस पर ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है और ज़्यादा हमको इसकी ज़रूरत भी है, दोनों बात है। लेकिन ऐसी चीज़ें जैसे मैंने आज बताया कि सुई है, बटन है, या माचिस है, अगरबत्ती है, इन सब चीज़ों का दाम बहुत बढ़ता है तो समझ में नहीं आता, क्योंकि इन पर बहुत हम अपनी आय का छोटा हिस्सा खर्च करते हैं। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के इस चैप्टर समाप्त है। और इसके बाद आप नेक्स्ट उपभोक्ता की बचत कल पढ़ करेंगे।